नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसमें तंत्र मंत्र, सत्ता के गलियारे और करोड़ों की कथित धोखाधड़ी का एक कह सकते हैं अजीबोगरीब मिश्रण देखने को मिलता है। जी हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम बात कर रहे हैं के श्रीवास्तव नाम के एक तांत्रिक की, जिस पर न केवल लोगों को ठगने का बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी होने का दावा कर प्रभाव डालने का भी आरोप है। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के कारनामों का नहीं लगता। जैसा कि उपलब्ध जानकारी इशारा करती है, ये शायद तंत्र मंत्र की आड़ में पनपते कथित सत्ता के खेल अच्छा, और वित्तीय अनियमितताओं की ओर भी संकेत करता है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर परत दर परत इस कहानी को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं कि आखिर ये के श्रीवास्तव है कौन। हाँ जानकारी के मुताबिक ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला एक तांत्रिक था। जी। कहा जाता है कि उसके आश्रम में नेताओं, अधिकारियों और व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स के अनुसार वो ऊपरी बाधा दूर करने, तंत्र मंत्र से समस्याओं का हल निकालने, राजनीतिक उपाय सुझाने और यहाँ तक कि किस्मत बदलने तक के दावे करता था। अच्छा, किस्मत बदलने तक के दावे? जी हाँ, लेकिन जैसा कि कुछ सूत्र बताते हैं, ये सब शायद एक मुखौटा था। मुखौटा? हाँ, जिसके पीछे असल खेल कुछ और ही चल रहा था, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी कड़ी में फिर भूपेश बघेल से जुड़ाव की बात आती है। जी। तो बताया गया है कि श्रीवास्तव ने सीधे ताकत दिखाने की बजाय ताकतवर लोगों से नजदीकी बनाने का रास्ता चुना। हाँ, बिल्कुल। और जब बघेल मुख्यमंत्री थे तो श्रीवास्तव कथित तौर पर उनके भरोसेमंद तांत्रिक के रूप में उभरा। भरोसेमंद तांत्रिक? हाँ, जो उन्हें राजनीतिक सलाह देने से लेकर पूजा पाठ तक के काम करता था, ऐसा सूत्रों का कहना है। ये तो काफी करीबी रिश्ता लगता है। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। सूत्रों का तो यहाँ तक दावा है कि उसे मुख्यमंत्री निवास तक बेरोक-टोक पहुंच हासिल थी। अरे बाप रे। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि उसकी सिफारिश पर अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग तक हो जाते थे। अच्छा, तंत्र मंत्र की आड़ में पूरा पावर ब्रोकिंग का खेल चल रहा था, कह सकते हैं। यानी तंत्र मंत्र की चादर ओढ़कर वो कथित तौर पर सत्ता के गलियारों में एक अहम किरदार बन बैठा था। ये स्थिति जाहिर है विश्वास और प्रभाव के गठजोड़ पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। अब कहानी एक और मोड़ लेती है और मामला पहुंचता है करोड़ों की धोखाधड़ी तक। जी। जानकारी के अनुसार दिल्ली के एक फर्म है रावत एसोसिएट्स। श्रीवास्तव ने उनसे संपर्क साधा और क्या वादा किया? वादा ये किया कि अपनी ऊपरी पहुंच का इस्तेमाल करके वो उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम प्रोजेक्ट में करीब 500 करोड़ का टेंडर दिला सकता है। 500 करोड़ का टेंडर? और फिर? और इसी वादे के एवज में, जैसा कि आरोप है, श्रीवास्तव ने फॉर्म से पैसे मांगे। फॉर्म ने भरोसा करके कथित तौर पर 15 करोड़ रुपयों से दे दिए। 15 करोड़, यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। श्रीवास्तव ने 17 सितंबर 2023 तक पैसे लौटाने का वादा किया था, लेकिन आरोप है कि उसने केवल 3.4 करोड़ ही वापस किए हैं ना? हाँ बिल्कुल। और बाकी रकम के लिए दिए गए चेक बाउंस हो गए। अच्छा। यहीं से धोखाधड़ी का शक गहराया और मामला EOW यानी आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा तक पहुंच गया। और जैसे ही EOW की जांच शुरू हुई, श्रीवास्तव फरार हो गया। हाँ, और उसकी ये फरारी भी काफी नाटकीय बताई जाती है। जी, उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीवास्तव और उसका बेटा कंचन लगभग 10 महीने तक पुलिस को चकमा देते रहे। 10 महीने? कहाँ भागे हैं लोग? वो नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर भागते फिरे। और बचने के लिए क्या किया? बचने के लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए। मोबाइल ट्रैकिंग से बचने के लिए आईफोन तोड़ दिए, नकली पहचान पत्र बनवाए, फर्जी सिम कार्ड इस्तेमाल किए और लगातार होटल बदलते रहे। पूरी प्लानिंग के साथ फरार थे। लेकिन आखिरकार कानून के हाथ उन तक पहुंच गए। जी, 22 जून 2025 को भोपाल के एक होटल एमरोल्ड होटल से रायपुर EOW की टीम ने बाप बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, तो गिरफ्तारी हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि गिरफ्तारी के बाद जब जांच आगे बढ़ी तो और भी चौंकाने वाली बातें सामने आईं। जैसे कि ये पता चला सूत्रों के हवाले से कि ये सिर्फ एक धोखाधड़ी नहीं थी। श्रीवास्तव ने तो फर्जी कंपनियों का पूरा जाल बिछा रखा था। पूरा जाल? कितने का घोटाला हो सकता है ये? अंदाजा है कि शायद 300 करोड़ से भी ज्यादा का। 300 करोड़? और ये फर्जी कंपनियां कैसे काम करती थी? इसका तरीका भी बहुत शातिराना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये फर्जी कंपनियां कथित तौर पर गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के नाम पर खोली गई थी। गरीब लोगों के नाम पर? हाँ,
उनसे सिर्फ 200 रुपए देकर उनके दस्तावेज ले लिए गए और उनके नाम पर बैंक खाते खोलकर करोड़ों का लेन देन किया गया। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा सुनियोजित वित्तीय जालसाजी का नेटवर्क लग रहा है। जी बिल्कुल, एक बड़े नेटवर्क की तस्वीर पेश करता है ये। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय भी सक्रिय हो गया है ना? हाँ बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं इसमें कुछ सबूत भी मिले हैं। जाहिर है अब भूपेश बघेली के कार्यकाल के दौरान श्रीवास्तव की भूमिका और उसके प्रभाव को लेकर भी सवाल उठ रहे होंगे। निश्चित रूप से, और जांच का दायरा वहां तक भी जा सकता है। ये पूरा प्रकरण जैसा कि उपलब्ध जानकारी से उभरता है केवल एक व्यक्ति की ठगी की कहानी नहीं है। ये असल में सत्ता, अंधविश्वास, प्रभाव के दुरुपयोग और संभवतः व्यवस्था में मौजूद खामियों के एक जटिल गठजोड़ की तरफ इशारा करता है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे विश्वास का इस्तेमाल कथित तौर पर निजी फायदे और प्रभाव बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तो ये थी उपलब्ध स्रोतों पर आधारित के श्रीवास्तव की कहानी, एक तांत्रिक जो कथित तौर पर सत्ता के करीब पहुंचा और फिर करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपों में उलझकर आज सलाखों के पीछे है। जी, मामला अभी अदालत में है और जांच जारी है। आगे और भी बातें सामने आ सकती हैं। बिल्कुल। और ये मामला हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। किस बारे में? कि भाई ऐसे प्रकरणों में व्यक्तिगत लालच और धोखाधड़ी की सीमा कहाँ खत्म होती है और क्या व्यवस्था या सिस्टम की भी कोई जवाबदेही बनती है? ये एक अहम सवाल है। विश्वास, प्रभाव और सत्ता के दुरुपयोग के बीच की वो महीन रेखा, उसे कैसे परिभाषित किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है जिस पे वाकई विचार किया जाना चाहिए।